अगर आप डर रहे हो तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। अगर उस डर को हमने अपने रिजल्ट के लिए यूज कर लिया तो इस डर को यूज करना सीखो। डर के अगर बैठ गए तो फिर डर को आपने एनर्जी यूज ही नहीं किया। अगर एनर्जी है तो उसको यूज करना पड़ेगा। कोशिश करो कि जो पता है, जो करना है, सो किया जाए, क्योंकि उस काम को नहीं करना आपको अल्टीमेटली गलत रास्ते पे ले जाने वाला है, जो रिजल्ट की ओर तो नहीं होगा। इसलिए अपनी कमियों को पहचाने, अपनी शक्तियों को जाने और अपनी जो रूटीन आपने तय किया है उस टास्क को छोड़े नहीं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप रिजल्ट की ओर चलने वाले हैं। अगर सारा काम सही चलता रहेगा तो अचानक से एक दिन कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। वो तो मात्र 2 सेकंड का था ना कॉल, पर उस 2 सेकंड के कॉल के लिए हमने पूरी लाइफ लगा दी है, हाँ या ना? यस सर। तो इस चीज को छोटे रूप में ना देखें, ये अपने आप में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। समझ के चलोगे तो छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाएंगी। सर लाइक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लाइक वी आर नोइंग अबाउट द टॉपिक कि हमने वो टॉपिक पढ़ा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट जब सडनली कोई टीचर, जैसे क्लास चल रही है एंड देन अगर कोई टीचर बोलते हैं कि चलो नोटबुक बंद करो, मुझे इसके ऊपर 100 वर्ड्स लिख के बताओ, देन सब ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये सर एक पता है एक अलग ही स्ट्रेस बन जाता है माइंड पे कि वी मतलब वो टॉपिक पता था बट देन टू जब राइटिंग की बात हुई ना वो टॉपिक नहीं हो पाता है। मेरे साथ रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है। तो सर उस टाइम फिर देन मैंने जब घर जाके एनालिसिस किया था तो आई न्यू कि यार मुझे ये आता था फिर भी नहीं करता। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां हमको जानकारी थी पर हमने वो काम नहीं किया, और फिर रात भर नींद उसी बात पर डिपेंड करता है कि मैंने आज वहां पर क्यों नहीं किया। ये कई बार किसी डिबेट में किसी पॉइंट को बोलना होता है, किसी लड़ाई में अपना व्यू रखना होता है, कई चीजें होती हैं, और चूंकि आपने ऑन द स्पॉट वो नहीं किया वो हमेशा आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक जगह बना के आपको परेशान करता है। होता है ऐसा? सर गिल्ट लगती है उस बात पे। गिल्ट फील होता है। मैं तो फिर से नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ। लड़ाई में भी अगर आपने अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा था तो बाद में सब रिकॉल होता है कि मैंने उस समय ये बोल देना चाहिए था पर बोल नहीं पाए, है ना? तो ये जो फीलिंग है ना, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। इसको स्टडीज में जब देखते हो तब ये बात आती है कि मुझे लिखना था, ये बात मुझे आंसर देना था, मैं नहीं कर पाया, पर लाइफ के हर पार्ट में ये पैरेलल चलता है। तो इसलिए जरूरी है, एक शब्द हिंदी में है प्रत्युत्पन्नमति, इंग्लिश में क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति, मतलब उस समय ऑन द स्पॉट तुम्हारे दिमाग ने कैसे काम किया। अब अगर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न अभी आया है, इसे कहेंगे हिंदी में प्रत्युत्पन्नमति, है ना? इंग्लिश का वर्जन ढूंढ लेना आप तुम लोग, कोई ना कोई पक्के से एक वर्ड अच्छे से होगा इसके लिए। अब होता है कि हम कई चीजों को समझ के रहते हैं, जानते हैं। रिकॉल करना एक पार्ट है आपके बॉडी का, आपके माइंड का। रिकॉल करना ये कब पॉसिबल है? जब आप कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। अगर आप सेम कंडीशन में दोबारा आएंगे तो उस समय लगेगा हाँ ये पता है हम कर लेते हैं, पर पहली बार हो तो वो सिचुएशन ऑकवर्ड लगता है आपको हमेशा। इंटरव्यू से कोई स्टूडेंट क्यों घबराता है? परीक्षा से क्यों डरते हैं हम? क्योंकि फर्स्ट टाइम एक बार हमारे साथ होने वाला है, ये सिलेबस पहली बार आएगा, ये क्वेश्चन पहली बार ही आएगा और लास्ट टाइम भी। वो क्वेश्चन दोबारा कभी परीक्षा में नहीं आता। होता है ऐसा? ऐसा जब कभी सिचुएशन आएगा ना आपके मन में, ये जो क्वेश्चन है ये स्वाभाविक प्रश्न है कि मेरे साथ उस समय ऐसा क्यों हुआ। अब अगर आपने किसी सब्जेक्ट को तैयार किया है, सब्जेक्ट को तैयार किया क्यों है आपने? क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर होना है। अगर आपने इस टॉपिक को तैयार किया है तो तैयार करते करते होता है क्या है कि हमारा जो मन है ना, ये कई प्रकार के विचारों और एग्जाम्पल से भरा हुआ है। इसमें कई पुराने एग्जाम्पल्स भी हैं जो स्कूल कॉलेज में आपने सुन देख रखा है, हाँ या ना? अब वो सारी चीजें आपको ना सपोर्ट करती है। जब आप किसी चीज को देखते हैं, आप किसी चीज को देख के एक वो पॉइंट नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई बैकग्राउंड में चीजें आ जाती, हाँ ये पता है। पर ये हमेशा हो कंपलसरी नहीं है। कई बार होता है कि हम तैयार तो थे कि एक टॉपिक हमको लिखना था, लेकिन ऑन द स्पॉट आप उसके बैकग्राउंड में इतना खो गए कि वो पॉइंट याद ही नहीं आया। उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं पर वो शब्द मुंह में नहीं आ रहा होता। लिखने के लिए कलम स्टार्ट नहीं कर पाता कि पहला लाइन क्या लिखूं मैं। पता तो है लेकिन हम बैकग्राउंड में फिर से खो गए। इससे बचने का बेस्ट वे है एकमात्र, वो है पहले नंबर पर ध्यान, मेडिटेशन, क्योंकि इससे हम मन के उन पहलुओं तक पहुंचते हैं जहां तक हम जनरली नहीं जा पाते। और दूसरा है प्रैक्टिस, रिवीजन। ये दो चीजों के माध्यम से हम ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना सीख सकते हैं। पूरा प्रोसीजर सीखने का है, हर चीज सीखे रहे अपन, हाँ या ना? तो ये भी सीखना पड़ेगा कि जब ये प्रश्न आए तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। इसलिए बार बार FLT टेस्ट
ये सब क्यों होते हैं आप लोगों के लिए? सिर्फ इसलिए कि आप बार बार उस जर्नी से गुजरे। जब वहां एग्जाम हॉल में सिचुएशन आएगा तब अगर वो क्वेश्चन दिख गया तो क्या लगेगा कि लास्ट टेस्ट में सेम तो लिखा था। स्टार्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन से बार बार गुजरना और उसको रिकॉल वैल्यू के साथ अपने पास अटैच करके रखना, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, मेडिटेशन जो शब्द है ना, इसका मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है, अगर आप मेरी बात अभी आप ध्यान से सुन रहे हो ना, तो यू आर इन मेडिटेशन। अगर मैं किसी विषय पर ध्यान से बोल रहा हूं तो मेडिटेशन का टाइप हुआ। इसकी शुरुआत लेकिन आपको अपने मन पर कंट्रोल करने से करनी पड़ती है, जहां आप आंख बंद करके 10 मिनट बैठते हैं और उस विषय पर अपने मन को एकाग्र करते हैं, है ना। पर फिर से कह रहा हूं, मेरे ध्यान का मतलब आपके ध्यानस्थ अवस्था में बैठ करके आंख बंद करके आराम करना नहीं है, बल्कि पढ़ाई भी कर रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, आप पूरे तन मन से काम हो रहा है तो ध्यान का पार्ट होगा। ठीक है। तो जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि वो टॉपिक तो आया लेकिन मैं उस समय उसको रिकॉल नहीं कर पाई, उसके पीछे रीजन ये था, तुमने उसके साथ सारा बैकग्राउंड याद कर लिया होगा, बहुत सारी अन्य बातें याद आ गई होंगी, लेकिन वो पॉइंट हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसके लिए हमने प्रैक्टिस रिवीजन नहीं किया था। तो ये दो चीजें हैं, मेडिटेशन और प्रैक्टिस रिवीजन। इसके माध्यम से इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज हैं। सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर फिगर्स भी हमको याद करने रहते हैं। एट द टाइम जब हमारे पास वो फैक्टर फिगर के साथ क्वेश्चन आता है, तब ऑप्शन के साथ ही हम लोग कंफ्यूज होकर बैठे रहते हैं कि ये भी था, इसमें ये भी हो सकता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी और है। जब हम किसी क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ देखते हैं ना, और क्वेश्चन अगर इजी हो, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है पता है? इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना होगा। अगर ये ऑप्शन, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ट्रिक हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है। ये होता है फील। हम इजी को इजी नहीं मानते क्योंकि हमने मान रखा है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लाइफ की तैयारी कर रहे हैं, वो लाइफ भी हमारे लिए इजी नहीं है। हम टफ के लिए इंतजार कर रहे हैं और इजी आ जाता है, ये कोई इसमें कोई दम थोड़ी ना है, और हम उसको फिर टफ बनाने में लग जाते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि हमने चीजों को समझने में थोड़ा एक्स्ट्रा जो अपना इनपुट डाला है ना, वो चीजों को अलग डायमेंशन में ले जाती है और समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और दूसरा रीजन फिर से वही है, अगर उस टॉपिक को आपने रिवाइज नहीं किया है तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम बनने वाला है। रिवीजन एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने मन को ठीक करते हैं। समय बार बार जो मन शब्द यूज कर रहा हूँ ना, आपको रिवीजन करना है किसी चीज को, वो कैसे पॉसिबल है सर? उसको बार बार रिपीट। ये रिपीट आप जनरली माउथ से नहीं करते हैं, वो इंटरनल होता है। ये काम मन का ही है, हाँ या ना? यस सर। अब क्या होता है कि जो ह्यूमन माइंड का फंक्शन है ना, वो ऐसा डिजाइन है कि आप 85% ऑटोमेटिक डिलीट कर लोगे और 15% आपके दिमाग में रुकने वाला है, जिसको आप मेमोरी कहते हो। ये ऑटोमेटिक सिस्टम में चलता है। अगर आप कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भी 15% कुछ तो है जो अंदर स्टक हो रहा है। वो क्या है? वो डेफिनेटली वो चीजें जो आपके मन को ठीक लगी थी, क्योंकि मन उसको रिवाइज करेगा। वो चाहे गाना हो, कोई स्टोरी हो, कोई बात हो, कोई सीन हो, कुछ भी हो सकता है, वो मन उसको रिवाइज करता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग से हैं तो आप टाइम टेबल बनाकर रिवीजन के माध्यम से मन को टास्क देते हैं ताकि वो अपने मन से याद ना करे, बल्कि हमको जो चाहिए वो याद करे, और वही हम एग्जाम में यूज करने वाले हैं। मेरा पॉइंट क्लियर है? तो यूज करना, अपने मन को टास्क देना, ये दो तरीके हैं जो मैंने बताया। पहला ये कि जैसा क्वेश्चन उसको एज इट इज समझो, उस पर एक्स्ट्रा इनपुट डाल के उस क्वेश्चन को टफ मत बनाओ। और दूसरा ये कि रिवीजन के माध्यम से उस टॉपिक को होल्ड पे रखो। जब देखो तो पहले क्वेश्चन ऑप्शन तक जाना ही ना पड़े, क्वेश्चन देख के आंसर निकल आए, और नहीं तो फिर एक बार चेक करो कि इनमें से कौन सा सही लग रहा है। और सही लग रहा है, एक बार मन को सही लग गया तो गो विद इट, उसको फिर दोबारा चेंज नहीं करना। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप लोगों से बात करके भी, कि अगर आपने 10 क्वेश्चन डिलीट किया है सपोज दैट चेंज करने के लिए आंसर, तो 80% तो गलत करोगे, गारंटी है। 20% के चांस है कि अगर आपने पहले ए टिक किया था आपके मन के अनुसार और आपने चेंज करके डी किया है, तो वहां गलत होने के चांस ज्यादा है। 80% चांस गलत होने के हैं, 20 मात्र सही होने के। ट्रस्टिंग द गट सर, मन पे भरोसा करो, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके क्वेश्चन था कि लाइक व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग, तो अभी आपने बोला कि लाइफ में अदर पैरेलल चीजें भी बहुत सारी चल रही हैं। हाँ। तो सर जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो सब चीजें दिमाग में आ जाती है। एक फेलियर का डर रहता है कि लाइक बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द हाउस, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो तब दिमाग में ये रहता है कि व्हाट इफ आई फेल्ड, व्हाट इफ आई डू नॉट एक्सीड द लाइक लिमिट्स जो है वो सब।
तो सर ये इसको कैसे ओवरकम करना है? जो ह्यूमन फीलिंग्स है ना वो कई प्रकार की हैं, उनमें से एक फियर भी है, डर। अगर डर नहीं होता, थोड़ी देर सोच के देखो, क्या हमारी लाइफ ऐसी होती? नहीं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छा है, तो गाड़ी में ब्रेक का काम क्या है? गाड़ी को रोकना। ये गलतफहमी है। अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी को स्पीड चला पाओगे क्या कभी? नहीं। जो जितनी अच्छी कंपनी की गाड़ी होगी उसका ब्रेकिंग सिस्टम उतना शानदार होगा, क्योंकि तभी आप स्पीड बढ़ाने वाले हो। अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या स्पीड बढ़ा पाओगे? तो सोच के देखो, तो आंसर तुरंत परसेप्शन चेंज हो जाता है कि जो ब्रेक है वो स्पीड के लिए है, जबकि इससे पहले क्या लग रहा था? रोकने के लिए। तो परसेप्शन का चेंज होना, समझ में आ रहा है बात? अब उस पॉइंट पे तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी चीजों का फियर है। एक्चुअली हम होमो सेपियंस जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम में वो फियर फैक्टर ही है जो हमको सही रास्ते पे चलाता है। अगर डर नहीं होता तो हम जो चाहे वो कर रहे होते। डर कई चीजों का है, फैमिली का है, इस सोसाइटी का है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का है, लॉ का है। डर किन चीजों का है? कुछ खास चीजों का है। और ये सब क्या सिखाते हैं कि अपने रूटीन लाइफ में रहो, अपने दायरे में रहो, कामों को सही तरीके से करो, गलती नहीं करना। यही तो डर है ना। अगर ये डर है तो क्या ये नेगेटिव है? क्या ये वही डर है जिससे हम डर के सही रास्ते पे चल के अपने रिजल्ट अचीव करते हैं? तो अगर ये डर है तो डर एक एनर्जी है, और डर को सही तरीके से यूज करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस डर के कारण ही अपन टाइम टेबल को प्रॉपर करते हैं, उस डर के कारण ही हम स्टडीज को ठीक करते हैं, उस डर के कारण ही आप लोगों ने अभी से तैयारी चालू कर ली ताकि उस समय फेलियर ना देखना पड़े। अगर आप डर रहे हो तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। अगर उस डर को हमने अपने रिजल्ट के लिए यूज कर लिया तो इस डर को यूज करना सीखो। डर के अगर बैठ गए तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर डर को आपने एनर्जी यूज ही नहीं किया। अगर एनर्जी है तो उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे अब एक डर है फेलियर का डर। अच्छा, फेलियर का उल्टा क्या है? सक्सेस। सक्सेस आप किसे मान रहे हैं? सर हमारे गोल को अचीव कर लेना। ये गोल कौन कौन से हैं? सर फिलहाल तो क्लियरिंग द यूपीएससी। नहीं, वो तो बहुत दूर है। आज के दिन को ठीक से निकालना भी तो गोल है। डेली गोल्स। अभी जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में है, इस सेशन को प्रॉपर वे में कंक्लूड करना ये भी अभी का टास्क है। अगर आपने बात कर लिया तो आप अभी सफल हैं। आप शाम को सही तरीके से घर पहुंच गए तो सफल है उसमें भी ना। तो सफलता कोई एक पॉइंट नहीं है बल्कि जर्नी है जो हर स्टेप पे डिपेंड करता है। तो सक्सेसफुल होना ये किसी एक पॉइंट पे जाके कभी नहीं हो सकता कि अगर तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो उस दिन तुम सफल हो गए। वहां से तो नई जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर तुमको ट्रेनिंग पे जाना है, ट्रेनिंग भी एग्जाम होगा, उसको भी क्लियर करना है। वहां अगर क्लियर नहीं कर पाए तो एग्जाम तो क्लियर हो गया था क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना था। वहां क्या पढ़ना है? कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। वहां अगर नहीं कर पाए तो वहां अलग डर है। अच्छा, तुमको पोस्टिंग मिल गई, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे हाथ में है, तो क्या अब सब तुम्हारे पास भक्त के रूप में फूल अगरबत्ती लेके आने वाले हैं? अब अगर वहां पर तुमने सक्सेसफुली काम नहीं किया तो थोड़ा सोच के देखो, मणिपुर में जो अगर डीएम होगा कोई, आज उसके रहते जो हिंसा हो रहा है, क्या वो सक्सेसफुल है? तो सक्सेसफुल होना ये बहुत ब्रॉड डायमेंशन है जहां तुमको हर पॉइंट पे अलर्ट रहना पड़ेगा और हर काम को। और होता क्या है कि एक बात समझना, जब तुम जर्नी स्टार्ट करते हो तो तुमको डायरेक्ट मंजिल नहीं दिखाई देती, बल्कि सामने के सिर्फ 20 या 25 फीट का डिस्टेंस दिखाई देता है। अगर वो 20-25 फीट को सही तरीके से तय कर दिया जाए तो हम अपनी जर्नी पे सक्सेसफुली चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो वहां तक पहुंच भी जाएंगे। तो ये सक्सेस होने मिलने के लिए आपको रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा। आज आपने जो काम तय किया था उसको कर पा रहे हो या नहीं, आज के जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए या नहीं, अगर आपने आज टाइम टेबल बनाया था फॉलो किया या नहीं, यहां से उस सक्सेस का काउंटिंग स्टार्ट होता है। अगर ये काम कर लिए तो सक्सेसफुल हो, और ये छोटे छोटे सक्सेस मिलके ही आपका फाइनल सक्सेस को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए अगर वहां का डर है तो आज के काम को ठीक करो। अगर आज का काम सही हो गया तो डर कम होने लगेगा, पर उससे डर के बैठ गए तो फिर डर सही है। जिससे डर रहे हो तो होना ही है ना, फिर रोक कौन सकता है? रोकने वाले आप खुद हो, और उसको रोकने के लिए एकमात्र तरीका है डेली बेसिस पे उस रास्ते पे चलने के लिए एक एक स्टेप उठाते चलना। एग्री और नॉट? तो डर से बचने का तरीका क्लियर हो रहा है? किस चीज में डर लग रहा है बताओ, उससे बचने का तरीका बताता हूं मैं। सर हम लोग यूपीएससी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर उसमें काफ़ी सारे सर हर साल बहुत लाखों लोग आते हैं, बहुत ही गिने चुने 100-200 लोग
IAS बन पाते जिस हम लोग सभी चाहते हैं बनने के लिए। तो सर इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि जो लोग नहीं कर पाते, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, वो भी बहुत लायक थे, उतने लायक थे जितने उन्होंने निकाला उतने ही लायक थे वो लोग भी। पर अगर सर मैं नहीं कर पाया और मैं ये डर है, पर सर मुझे भरोसा है अपने ऊपर। पर सर 5 साल दिए हैं इसको, इससे पहले भी बहुत सारे साल दिए हैं इसको, अगर नहीं हो पाया तो क्या सर, UPSC नहीं तो क्या? अगर हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, Yes. ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स हमारे संकल्प में कमी है। एक है कि डेडिकेशन, संकल्प ले लिया मुझे ये करना है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और एक ये नहीं हुआ तो क्या करूं, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। प्लान ए हमेशा शो करता है कि आपने प्लान ए के लिए एफर्टफुली प्लानिंग नहीं किया है, आप पहले से प्लान बी सोचने लगते हैं। और प्लान बी का होना ही शो करता है कि आपके पास प्लान ए का डेडिकेशन नहीं है, इसलिए आप सेकंड स्टेप की प्लानिंग कर रहे हो। UPSC की तैयारी कर, जो तुमने कहा ना कि वो लाखों लोग आते हैं, एक्चुअली वो तैयारी में नहीं आते, फॉर्म भरने में आते हैं। तैयारी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो सिंसियरली करते हैं। इसमें से भी कई लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक टास्क मिला हुआ है घर से, परिवार से, जिस भी प्रेशर में। बहुत कम लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेशन से आकर वहां पर प्रिपरेशन में है। और जो सेल्फ मोटिवेशन से है उसको रोज सोचना नहीं पड़ेगा मुझे आज क्या करना है, उसके पास डेली का एक टास्क होगा, वो काम धीरे धीरे करता रहेगा। अगर आज आपने किसी आर्टिकल पे अपना थॉट डेवलप नहीं किया है, दैट मीन्स आज का दिन पूरा नहीं हुआ। अगर ये तुम्हारे जीवन का आधार है तो मुझे लगता है UPSC से कोई एग्जाम तुम्हारा बाधक बनने वाला है, बल्कि लाइफ का एक छोटा सा पड़ाव मात्र है। उसके बाद तो जर्नी अगली स्टार्ट होगी ना, असली जर्नी। तो इसलिए तुमने आज क्या किया उस प्लान को ध्यान में रख के। दूसरा, भीड़ को देख के अगर डरना है तो इंडिया छोड़ दो, यहाँ तो है 150 करोड़ लोग, भीड़ तो हर जगह होगी। आज तो मंदिर चले जाओ, वहां भी लाइन लगा हुआ है, शॉप चले जाओ, मॉल चले जाओ, कहां भीड़ नहीं है। तो एक एग्जाम जो सब समाज का, देश का लाइफ और पर्सनली तुम्हारा लाइफ चेंज करने वाला है, उसमें लोग नहीं होंगे, कैसे पॉसिबल है ना। तो भीड़ से या भीड़ को देख के डरना बंद करो। तुम्हारा जो डेडिकेशन है उस पर फोकस्ड हो, और कभी भी तुम ये मत सोचो कि ये नहीं होगा तो क्या, फिर नहीं होगा, क्योंकि वो अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो नहीं क्यों ही चल रहे हैं हम। उसकी जगह प्लानिंग ये करो कि मुझे क्या करना है, और आज मैंने उस ओर क्या किया है, आज का अचीवमेंट क्या है, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या। क्योंकि सफलता, फिर से कह रहा हूं, इकट्ठा नहीं आती, हम इंच इंच करके वहां तक पहुंचते हैं। आज अगर तुमने सफलता की जर्नी एक कदम स्टेप प्रॉपर लिया है तो तुम सही चल रहे हो। और आज सिर्फ बैठे हो और सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, सोच के बताओ, क्या जर्नी पूरी होनी है? तो उस जर्नी में तुमने आज क्या किया, डिसाइडेड है। और तुम्हारे मन का डर ना तुम्हारे एक्टिविटी पर बेस्ड होता है, और तुम सही तरीके से काम करो, डर आता ही नहीं। डर कब आता है? जब हम उस चीज पे काम नहीं करते हैं। तो डर होना कहने के 2 डायमेंशन दिखा रहा है। पहला एक डर से हम काम करते हैं, और दूसरा उस पर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे इसलिए वो फियर है। तो उससे उबरने का एकमात्र तरीका है उस डायरेक्शन में डेली बेसिस पे जो काम सोचा है वो करना स्टार्ट करो, करते जाओ। और डेली बेसिस, फिर से कह रहा हूं, ये जो भी जर्नी है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है ना। डेडिकेशन के साथ ये लॉन्ग टर्म जर्नी है जो डेली बेसिस पे तय होता है। जैसे तुमने कहा कि तुम एल्डर्स चाइल्ड हो अपने घर में, तो क्या होता है कि एल्डर चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी छोटी भाई बहन है वो उससे ही सीखते हैं, और सीखे ना सीखें पूरा ब्लेम अच्छा हुआ तो वो तो मेहनती थे, और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो भी ऐसा तुम्हारे पीछे चल रहे थे, तुम्हारे फॉलोअर हैं, है ना। तो 2 चीजें हैं। एक अच्छी बात यह है कि बड़े होने का अगर आपको सौभाग्य मिला है तो ईश्वर कृपा है, फील इट। आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ ही कुछ राइट्स भी हैं। दोनों चीजों के बीच तालमेल बिठाओ, समझो कि एक काम है, बड़ा होना भी अपने आप में एक टास्क है ना, बड़ा बने रहना, है ना। तो वैसे ही छोटे लोगों के लिए छोटा होना भी टास्क है। तो मुझे इसमें बाइफर्केशन नहीं करना, हर कोई अपने अपने टाइम स्पेन में है। तो जो छोटा है वो छोटा बड़े को देखकर टेंशन में, वो भी कि दीदी है या भैया इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, मुझे भी ये करना पड़ेगा, उसका अलग टेंशन है, उसके लिए अलग एक्सपेक्टेशन है ना। तो वो दोनों चीजें अपने अपने टाइम स्पेन में लेकर अपनी अपनी परेशानियां हैं, तो आप उसको अलग से मत लें। आपको जो जिम्मेदारियां मिली है निभाएं उसको, और अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि जो भाई बहनों का जो रिलेशन है ना, छोटे भाई बहनों का, ये लाइफ टाइम चलता है ना। और एक मजे की बात यह है कि आप अपने भाई बहनों के लिए हमेशा हमेशा लाइफ टाइम प्राइमरी स्कूल के इमेज के साथ रहने वाले हो, कितने ही बड़े हो जाओ, हाँ या ना। यस सर।
आपका छोटा भाई जो बहन जो भी होगा या होगी, आप उसको उसी इमेज पे हो आप भी, आज भी, हाँ या ना? आपके लिए वो नासमझ है, छोटा है, छोटी है, बदमाश है, नटखट है, हाँ या ना? तो ये जो फीलिंग है ना, ये लाइफ टाइम इसको एंजॉय करने की बात है। पर हाँ, जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना पड़ेगा। बड़े हैं तो बड़ा होने का, छोटे हैं तो छोटा होने का, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, है ना? तो फील इट एंड एंजॉय इट। सभी का एक डेली बेसिस पे एक टास्क होता है कि आज का ये टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, लेकिन कभी कभी वो टास्क पूरा नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो डिमोटिवेशन आता है तो फिर अगर टास्क नहीं करने से डिमोटिवेशन आता है, टास्क कर लें, तो सर एज सिंपल एज दैट। कैसे? क्योंकि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता ना। टास्क को कंप्लीट करना ही ऑप्शन है ना, उसके जगह कोई दूसरा आंसर कैसे पॉसिबल है? सर पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उस टास्क को नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस टाइम पे क्या करना है? चलो, इसके लिए मैंने कोई आर्टिकल पढ़ रहा था अभी, तो मुझे शब्द याद आया था, उसको मैंने पहले भी कभी यूज किया, पर आज फिर यूज कर लेता हूँ। हम सभी जो लोग हैं ना, हम दुर्योधन सिंड्रोम से ग्रसित हैं। व्हाट इज दिस दुर्योधन सिंड्रोम? दरअसल महाभारत जो वॉर था, उसमें जब युद्ध समाप्त हो गया, तब बात पूछी गई थी दुर्योधन से कि भाई तुम भी समझदार थे, तुम्हारे गुरु भी वही थे आचार्य द्रोण, है ना? स्टडीज में तुम कहीं कमी नहीं थे, लेकिन जब वो लास्ट पॉइंट पे जब वो मरने वाला था, बात हो रही थी, तुमने ऐसी गलतियां क्यों की? तो उसने एक बात बोला कि मेरा जो जेस्चर पोस्चर या मेरा जो फीलिंग है वो अर्जुन जैसा नहीं है। अर्जुन कैसा है? उसको हर चीज में कोई बताने वाला चाहिए कि ये कैसे करना है, युद्ध में बताने वाला चाहिए था कि ये क्यों लड़ना है, कैसे लड़ना है। मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मुझे पता है, फिर भी मैं उन कामों को नहीं कर सकता। ये मैं हूं और मैं ऐसा ही हूं। ऐसा ही कुछ ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पता है नहीं पता है? हम सबको पता है कि बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा तेल वाला खाना भोजन नहीं करना चाहिए, पता है नहीं पता है? हमको पता है कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, पता है या नहीं पता है? पर हम नहीं करते हैं। पता है और नहीं करते हैं। इसे ही नाम दिया गया है दुर्योधन सिंड्रोम। अगर हम उससे ग्रसित हैं तो प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश करो कि जो पता है, जो करना है, सो किया जाए, क्योंकि उस काम को नहीं करना आपको अल्टीमेटली गलत रास्ते पे ले जाने वाला है, जो रिजल्ट की ओर तो नहीं होगा। इसलिए अपनी कमियों को पहचाने, अपनी शक्तियों को जाने, और अपनी जो रूटीन आपने तय किया है उस टास्क को छोड़े नहीं। तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप रिजल्ट की ओर चलने वाले हैं। सर मतलब बाय हुक और क्रुक कर ना बाय हुक ना बाय क्रुक, सिर्फ मन से करना है। अगर मन से पढ़ाई, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे हमारा बॉडी, हम जीवित नहीं है, थोड़ा समझो करना, तो हम अरबों की संख्या में कोशिकाओं से बने हैं और एक एक सेल जीवित है, इसलिए हम जीवित हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? अगर सेल्स डेड होने लगे तो हम भी डर। तो दरअसल हम कोई एक यूनिट नहीं है, हमारे पास लाइफ के कई चीजें हैं और सब प्रॉपर फंक्शन करते हैं तो ये बॉडी चलता है। वैसे ही सक्सेसफुल होना भी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। एक सबसे फास्ट रनर कौन है, बता पाएगा कोई? सर वो हुसैन बोल्ट। यस सर। उसका रिकॉर्ड है लगभग 8 कुछ सेकंड में 100 मीटर्स का। तो क्या उसका लाइफ सिर्फ उस 8 सेकंड का था? नहीं। उस 8 सेकंड के लिए उसने पूरी लाइफ डेडिकेटेड कर दी थी कि सुबह कितने बजे उठेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा, क्या खाएगा, ये सब जब उसका लाइफ चला तब उस दिन वो 8 सेकंड वाला घटनाक्रम घटा। ऐसे ही हमारे साथ भी है। अगर सारा काम सही चलता रहेगा तो अचानक से एक दिन कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। वो तो मात्र 2 सेकंड का था ना कॉल, पर उस 2 सेकंड के कॉल के लिए हमने पूरी लाइफ लगा दी है, हाँ या ना? यस सर। तो इस चीज को छोटे रूप में ना देखें, ये अपने आप में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। समझ के चलोगे तो छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाएंगी। सर जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं कर पाते हैं आगे जाके, प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं कर पाते हैं। कोशिश किया कुछ लिखने के लिए लाइन्स में आ गए। हाँ, देखो इस बात को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना, ये फाइल सिस्टम के मैकेनिज्म पे काम करता है। क्या मतलब इसका? अगर मैंने कहा अकबर, तो आपके हिस्ट्री का फाइल खुल गया होगा। मैं कहता हूँ माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, पॉलिटिक्स। तो हमारा जो ब्रेन है पूरा फाइल सिस्टम पे काम करता है। इसलिए पढ़ते समय अगर आप एक एक सिलेबस को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ेंगे तो हो सकता है वो कुछ समय बाद बोरिंग लगे,
लेकिन अगर फाइल चेंज करते जाओ तो वो इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि वो ब्रेन वैसा फाइल वाइज चल रहा है। सिमिलरली जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसका आपको रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि किस टॉपिक का है, किस यूनिट से जुड़ता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आए हैं आज तक, दैट मीन्स कि आपका फाइल अभी ब्लैंक है। आप एक एक डेटा फीड करते चल रहे हैं डेली बेसिस पे। जब ये डेटा पूरा का पूरा प्रॉपर में फीडिंग हो जाएगा, फाइल पूरे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद कोई टॉपिक पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी आप लोग जिस स्टेज पे हैं, अभी आप डेटा फीडिंग स्टार्ट बस किया है ना अभी तो अभी से प्रैक्टिकल एनालिसिस का टेंशन मत लो। अभी तो जो डेटा है उसको रखते चलो बस। एनालिसिस कब होगा? जब डेटा होगा। एक अगर मान लो आपका मैंने 5 दे दिया, इसको क्या एनालिसिस करोगे? लेकिन 5 के साथ और डेटा दिया तो एनालिसिस होगा ना कि इससे छोटा है, बड़ा है, किस वे में है, क्या इसका यूज है। तो डेटा का बहुत सारा होना, तभी आप उसको यूज करने की प्लानिंग कर पाओगे। इसलिए अभी ये डर मत लगाओ कि इसको हम प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं, आंसर सोच पा रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं। अभी तो पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन आ गया, अगला स्टेप आप अपना ओपिनियन कायम करेंगे। अब G20 समिट चल रहा है, ये फैक्ट हुआ, ये अच्छा है या बुरा, ये ओपिनियन हुआ। ओपिनियन कब आएगा? जब आपके पास प्रॉपर सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने होंगे, डेटा होगा, तब एनालिसिस करके आप ओपिनियन बनाने वाले हो। समझ रहे हो? इसलिए अभी डेटा अगर आए तो कंपाइल कर लो इसको यूज करने का तरीका लेटर ऑन सीखेंगे अभी, ठीक है। सर इंटरेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ने। होता है ऐसा। तो एक बात समझना, तुम्हारा इंटरेस्ट आज सब्जेक्ट में नहीं, उस एग्जाम में चाहिए जिसकी तैयारी कर रहे हो, हाँ या ना? वो एग्जाम और वो रिजल्ट अगर तुम्हारे इंटरेस्ट का है, फिर वो सब तो बाकी सीढ़ियां हैं जहां तुमको चढ़ना ही पड़ेगा, तब उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है नहीं, देयर इज नन ऑफ आवर बिजनेस। और एग्जाम में अगर है तो फिर तो सब पढ़ना है ना। तो एग्जाम में इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करता है। अदरवाइज आपने 10th के बाद जब सब्जेक्ट लिया था, एक सब्जेक्ट लिया था ना, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। पर आज सिलेबस जब देखते हैं आप, तो वहाँ हिस्ट्री भी है, यानी सोशल साइंस भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी है। किसी को छोड़ के बढ़ सकते हैं क्या अपन? चूंकि हमारा इंटरेस्ट उस एग्जाम में, उस रिजल्ट में है, इसलिए बाकी सारे इंटरेस्ट डेवलप करने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट का होना और इंटरेस्ट को डेवलप करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट डेवलप करने की आवश्यकता है, यू हैव टू डेवलप इट, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट एग्जाम और रिजल्ट में है, ठीक है। तो अब उसको सीढ़ी है तो चलना तो पड़ेगा ना उस पर। तो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एक तरीका होता है, अगर किसी विषय को पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो उसको ग्रुप डिस्कशन में ले आओ। कई बार कुछ चीजें हम किसी को समझा सकते हैं, किसी समझ सकते हैं, टीचर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके बुक्स आपको हेल्प कर रहे हैं। इनसे हटके एक चीज और होता है आपस में ग्रुप डिस्कशन। जब फ्रेंड सर्कल में अपन बात करते हैं ना, तो एक साइकोलॉजी होती है कि मैं अगर तुमसे कुछ बताना चाहूंगा, फ्रेंड सर्कल में खास करके, तो तुम हमेशा दूसरे को इंप्रेस करना चाहोगे, हाँ या नहीं? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। उस चक्कर में हम चीजों को और क्रिएटिव वे में स्टडी करते हैं, कंपाइल करते हैं और प्रेजेंटेशन का तरीका ढूंढते हैं। सर क्वेश्चन सही है कि सर काफ़ी बार टाइम होता है कि आपके जो क्लोज लोग होते हैं, और क्लोज ना भी हों, टीचर्स वगैरह, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह, कभी कभार सर वो सोच कर या ना सोच कर, मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें बोल देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा सर बहुत बुरा लगता है, कुछ इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है बहुत ज़्यादा। सर क्या करें सर इस चीज़ को? ये भी कॉमन फैक्टर है सबके साथ, है ना। हर कोई ना किसी न किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, और मैक्सिमम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। और दोनों ही का जो कॉम्प्लेक्स है वो एटलीस्ट हेल्पफुल तो नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए। अगर आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो तो पक्के से किसी को नीचा दिखाओगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है तो बिना किसी के दिखाई आप नीचा फील कर रहे हो। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी आपके अनुसार कैसी है, उसको आप कैसे डेवलप करना चाह रहे हो। देखो, पर्सन और पर्सनालिटी दो अलग अलग चीजें हैं। आपके सामने जो बैठा है वो व्यक्ति पर्सन है, लेकिन जब वो बातचीत और विचारों के साथ सामने आता है तब उसकी पर्सनालिटी दिखती है ना। तो इसलिए पहली बात तो समझो कि इक्वालिटी हमारे लाइफ का आधार है, बेस है। हम सभी से समानता के आधार पे हैं। जब तक ये फील नहीं होगा, आप किसी को ऊपर या नीचे समझते रहोगे। इससे पहली आवश्यकता यह है कि हम अपने आप को सबके इक्वल माने, बराबरी पे। इससे एक गलती से आप भी बचोगे, आप भी किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपने पूरी बात को भी सेल्फ सेंट्रिक कर लिया
कि लोग बोलते हैं मुझे बुरा लग जाता है, पर आपकी बात से किसको बुरा लगता है कब देखा हमने, है ना। तो इक्वालिटी का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हम सबके बराबर, सब हमारे बराबर भी तो हैं। और ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि हम किसी बात से हर्ट होना या किसी को हर्ट करना, ये लगातार चलता है अगर आप अवेयर नहीं है अपने थॉट प्रोसेस के प्रति, अपनी पर्सनालिटी के प्रति। इसलिए पहले तो फील करो कि चीजें इक्वालिटी पर है, तो आप दूसरों को हर्ट नहीं करो। और दूसरा, अगर दूसरा कोई हर्ट करता है किसी बात पे, तो बेस्ट वे है बैठ के बात करना, भैया तुमने ये जो बात बोली है मुझसे क्यों कहा है, कोई रीजन है तो बताओ, मैं उस चीज को इंप्रूव करता हूं। हम जनरली क्या करते हैं, सुन के बैठ जाते हैं और अंदर ही अंदर उसको रिवाइज करने लगते हैं। एक बात फील करना, 90% पर्सनालिटी का जो रीजन है वो अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं है। जो अंदर ही अंदर सोचते हो वो बातें परेशान करती हैं। तो अंदर की बातों को छोड़ के बाहर की बातों पे आ जाओ। तो जिसने जो बात बोली है बुरा लगा है, तो रेस्पेक्टफुली, रिक्वेस्टफुली बात तो करो एक बार कि आपने ये बात जो बोली मुझे क्यों बोला है बता दो। और सच में ऐसी कोई बात मेरे अंदर है तो मैं आज इंप्रूव करता हूँ, कल कोई बोल नहीं पाएगा। और अगर बाई मिस्टेक बोला गया है, एक दूसरे को सॉरी बोला जा सकता है, ह्यूमन रिलेशन इसी पर है, ठीक है। तो किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स से ग्रसित ना रहे, पहली बात। और दूसरा, जब कभी कोई बात पे फील हो कि ऐसे कुछ लग रहा है तो खुल के बात करो। सारी समस्याओं का समाधान बातचीत में है। इवन दो बड़ी देशों की समस्याओं का समाधान भी कितने युद्ध के बाद हो, फिर कॉन्फ्रेंस और बातचीत ही होता है ना। तो छोटी समस्या है, और जितनी जल्दी सॉल्व करोगे ना, आपका मन उतना हेल्दी रहने वाला है। जितना लेट करोगे वो कोई ना कोई डैमेज करके जाएगा, फोकस भी नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है। अच्छा, एक बात इसने जो बोला, पेरेंट्स की भी बात हो जाती है। क्या है ना कि हम पेरेंट्स को हमेशा अलग दृष्टिकोण से देखते रहे हैं। वो पेरेंट्स हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी बातें हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर नहीं ले पाते हैं, फैक्ट है ना। जबकि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है। वो क्या बोल रहे हैं दिखता है, क्यों बोल रहे हैं नहीं दिखता है। क्यों का आंसर मिल जाए तो क्या बुरा कभी नहीं लगेगा। उनके बातों के पीछे क्यों, भाई, उसका इंपॉर्टेंस है। पर वो जो बात बोल गया ना, क्योंकि उनके लिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम भाई बहन लोगों के बीच तुम्हारा इंप्रेशन प्राइमरी स्कूल वाला है, तो पेरेंट्स के लिए तुम्हारा इंप्रेशन क्या है, लाइफ टाइम लास्ट मोमेंट तक तुम उनके लिए ना गोद के बच्चे हो। समझ पा रहे हो इस बात को। तो वो तुमसे बिहेव करते समय कभी भी ये थॉट नहीं रखते कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो ये हर्ट हो सकता है। क्या हर्ट, बोले कैसे हर्ट हो जाएगा। ये जो फिलॉसफी उनकी है, वो अपनी बातों को उस फ्लुएंसी में रखते हैं कि मैंने तो बोल दिया ना, ये कर लेना। तो वो जो ऑर्डर या फिर जो बात करने का तरीका है, वो तुमको अपने से अलग मान ही नहीं रहे, तुम उनका ही पार्ट हो ना। तो अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके पीछे उनका साइकोलॉजी वो है। लेकिन वो क्यों किया, क्या वो अपना अहित चाहेंगे कभी किसी कंडीशन में? हाँ, पर क्यों का आंसर वो देते नहीं। हमारे इंडियन सोशल सिस्टम में कभी भी ये हेल्थी डिस्कशन का पार्ट नहीं रहा है कि मैं अगर ये ऑर्डर दिया हूं तो क्यों दिया हूं। वो तो मैंने बोल दिया ना, करो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। और इसलिए देखना, जितने भी मूवीज हैं उसमें भी शुरुआती ड्यूरेशन में देखना कि पेरेंट और बच्चों के बीच टेंशन रहता है, बाद में फिर उनको समझ में आता है कि इसका मीनिंग क्या था, और फिर इमोशनल होकर फोटो वोटो ढूंढते रहते हैं जब उस समय पेरेंट्स नहीं होते हैं। होता है ऐसा। इसलिए कौन क्या बोल रहा है उससे पहले देखो क्यों बोल रहा है ये बात। क्यों का आंसर ढूंढ लोगे ना, तो लाइफ के आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सर, अगेन कम्युनिकेट करना रहेगा तो ही आंसर मिलेगा ना। कम्युनिकेट इस ओर से अभी ना, पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑर्डर दे दें और बाद में फिर तुमको क्लियर करना है क्यों बोला था। वो तो हमें ही पूछना, वो तुम्हें समझना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर कुछ ज्यादा बोल भी देता है ना, तो वहां से जवाब आता है कि तुम अभी छोटे हो। हाँ, मैंने बताया, उनके लिए तुम हमेशा गोद के बच्चे हो, जिसको गोद में खिलाया उन्होंने, तुम हमेशा वही रहने वाले हो। और उनका जेस्चर देखना हमेशा वही वाला रहता है। तुम बोलते हो अरे यार मम्मी बड़े हो गए, अरे यार तुम बोल रहे हो, वो नहीं बोल रहे तुमको यार। हाँ या ना, तुमको लग रहा है तुम बड़े हो गए, एक हाइट बराबरी आ गई, तुम उनको बराबरी का ट्रीट करना चाह रहे हो, पर उनके लिए तुम सर। बट पेरेंट्स कभी कभार ऐसा भी रहता है ना कि लाइक कुछ चीज़ों में दे यार कि हाँ भाई अब बड़े हो गए हो, ये तो कर ही सकते हो, एंड कुछ चीज़ों में दे यार कि छोटे हो। देखो, काम करना एक अलग चीज हो गया कि ये काम कर सकते हो, उसके लिए बड़े हो गए, अलग बात है। पर एक जो इमोशनल बॉन्डिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात करना इमोशनल बॉन्डिंग है, काम करवाना दैट्स डिफरेंट थिंग, है ना। ये दरवाजा बंद कर दो इसलिए तुम बड़े हो गए, वो अलग चीज हुआ। ये जाओ, ये सामान ले आओ, इसके लिए बड़े हो गए हो। लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग है, उस वे में तुम हमेशा गोद के बच्चे हो उनके, इस बात से कभी उबर नहीं पाओगे, ये फैक्ट है।
और इसलिए हमेशा देखना, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बोलते, तुम ये बात तब समझोगे जब तुम पेरेंट बन जाओगे, है ना। तो वो बात समय के साथ समझ, इसलिए तुम हमेशा, इसलिए तुम छोटे हो काम करने के लिए, अरे बड़े हो गए ना, करके आ जाओ चलो। ऑर्डर से फीलिंग वही है उनका कि इसको सिखाना पड़ेगा, ये छोटा बच्चा, इसको सिखाना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, चलता रहता है, ये द्वंद्व है मन का। सर जो ओवर थिंकिंग है उसको कैसे कम किया जाए? टाइम शेड्यूल प्रॉपर बना के उसको फॉलो करने से। ओवर थिंकिंग तब होता है जब आप खाली बैठते हो। अगर आपके पास टास्क है, टाइम टेबल है, आपने एक एक घंटे को हर सब्जेक्ट के लिए बांट रखा है, तो बैठ के स्टडी करना है, स्टार्ट किया है तुमने, तो टॉपिक खत्म करके उसे रिवाइज करोगे। रिवीजन के लिए टॉपिक नहीं है तो ओवर थिंकिंग है वो, कि अब बैठ के मैं क्या करूं, अच्छा अब क्या होगा। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, वो तभी जब तुम्हारे पास टास्क नहीं होता, है ना। ओवर थिंकिंग है तो उसके बाद फिर प्रोक्रास्टिनेशन भी हो जाता है। डेफिनेटली होगा, तो अगला स्टेप वही है। इसलिए उन सब से बचने के लिए अपना एक टाइम टेबल फॉलो करो, है ना, रिवीजन का एक टॉपिक तैयार करो, टाइम को प्रॉपर वे में फॉलो करते वहां तक पहुंचना, ये डेली बेसिस पे होता है। अगर वो नहीं करोगे, अगले स्टेप, प्रोक्रास्टिनेशन का अगला स्टेप डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन का अगला स्टेप डॉक्टर पास विजिट करना भी है, थेरेपिस्ट है। तो वो चैन जब स्टार्ट होता है बहुत दूर तक जाता है ना, कहीं पर उसका फुल स्टॉप नहीं है वो, है ना। हाँ सर जैसे हम कभी भी फेल हो जाते हैं ना, तो ब्लेम दूसरे के ऊपर डालना है, मतलब हमारा ऐसा रहता है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, खुद के ऊपर कभी नहीं आता। गलत मत करो, अपने ऊपर ले लो गलती। देखो एक बात समझना, टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना इंसान से ही होता है। उसका एक पहलू और है, जो काम करेगा गलती उससे ही होगी। तो गलती करना बुरी बात नहीं है, उसे सुधार। गलती को दोबारा करना बुरी बात है। गलती दोबारा कब नहीं होगा, जब तुम सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी गलती है। अगर एक्सेप्टेंस आ गया तो तुम पक्के से उसको दूर करने की प्लानिंग करते हो। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं आया तो गलती मेरी है ही नहीं, तो सुधार ही नहीं पाओगे। इससे सबसे पहला शब्द है एक्सेप्टेंस। मिस्टेक्स हैं तो गलती स्वीकार करो, सॉरी बोलो, एक बार फील करो, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है अभी, है ना। बोले कहते भले हैं कि 2 दिन की जिंदगी है, तो 2 दिन की नहीं है वो एक्चुअली, है ना। वो आपको सालों जीना है अभी, और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर लोगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी। तो इसलिए फेलियर को किसी पे डाल देना अभी हो सकता है, पर कब तक। और जो दूसरों पर फेलियर डाल रहा है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो पहला स्टेप है कि गलतियों को एक्सेप्ट करना है, सुधारने की प्लानिंग करनी है, और तब हम रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो होप कि आज का ये सेशन आप लोगों के काम का रहा होगा। तो इसलिए जो भी मन में प्रश्न रहे उनको निकालो, उनका समाधान ढूंढो, क्योंकि इससे ही लाइफ आगे बढ़नी है ना। तो क्वेश्चंस को तैयार रखना, जब कभी कोई बोले प्रश्न है क्या, तो लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जिज्ञासा का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जिज्ञासा माने क्यूरियोसिटी, कि हर प्रश्न, हर बात पे आपके पास ये क्या है, क्यों है, होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो जिज्ञासा और बढ़े और उस जिज्ञासाओं का समाधान भी हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।